चलिए, तो अब जरा आरबीआई पॉलिसी के बाद अब आप लोगों की जिंदगी कैसे होगी, आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या तैयारी करनी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अजय बग्गा साहब, देश के जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं, मार्केट ही नहीं इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, पॉलिसी एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है बग्गा सर आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं नरेटको के और जाने माने बिल्डर भी हैं। डॉक्टर हीरानंदानी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ एक और खास मेहमान फिरोज अजीज साहब, जो कि डिप्टी सीईओ हैं आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के। फिरोज साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। बग्गा सर, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। बड़ी टकटकी लगाए लोग देख रहे थे इंटरेस्ट रेट को लेकर, मॉरिटोरियम को लेकर। आपके हिसाब से आम आदमी ने क्या खोया, क्या पाया आज? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये चाहिए था कि मॉरेटोरियम को या तो एक्सटेंड किया जाए या फिर लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए राहत दी जाए। तो रीस्ट्रक्चरिंग की बात हुई है, अब देखना पड़ेगा केवी कामत कमेटी क्या निकालती है इसमें से। और जो अहम सेक्टर्स हैं जो बहुत नाजुक स्थिति में है, जैसे रियल एस्टेट लोन्स हो गए, एविएशन, होटल्स, रिटेल, ट्रैवल, तो जो सर्विस सेक्टर है जो प्रॉब्लम में है और जिनके कारण फिर नौकरियां जा सकती हैं, उनके लिए होपफुली कुछ पैकेज आएगा ये रिस्ट्रक्चरिंग में। दूसरा बात, सोने के जो लोन्स में वृद्धि की गई कि पहले आप 100 रुपए के सोने पे 75 रुपए का लोन ले सकते थे, अब आप 90 रुपए का लोन ले सकते हैं। तो लोन की जो अमाउंट है वो बढ़ाया गया, वो पॉजिटिव है। तीसरा है दीपक के अभी ट्रांसमिशन पूरा नहीं हुआ है। जो 115 बेसिस पॉइंट 1.15% का रेट कट हुआ है, उसके सामने बैंक्स ने 72 बेसिस पॉइंट 0.72% ही पास ऑन किया है अभी तक लोन्स में। तो होपफुली अब ये ट्रांसमिशन और होगा। और आखिरी बात यह है कि उन्होंने जो एकोमोडेटिव पॉलिसी रखी और कहा कि हमारे पास मॉनेटरी स्पेस अभी है, तो इससे यही निष्कर्ष लगा सकते हैं कि अक्टूबर में डेफिनेटली एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा, जिससे ईएमआईज और नीचे जाएंगी। जी। अच्छा, बहुत सारे सवाल मॉरिटोरियम को लेकर बड़े आ रहे हैं सर। अभी 31 अगस्त तक का वक्त है। आपको लगता है कि चलिए आज नहीं छुआ इसको, तो क्या हम ये माने कि बस अब ये आखिरी था, आगे नहीं बढ़ेगा, या 31 से पहले कोई और भी फैसला ले सकते हैं, ओपन रखा हुआ है? आपका अनुमान क्या है सर? कुछ तो करना पड़ेगा मेरे ख्याल से अगले 15 दिन में। अभी जैसे कामत साहब के नीचे कमेटी है, या तो वो कमेटी अपना बहुत जल्दी अपना ये रिकमेंडेशंस दे देंगे, अदरवाइज हो सकता है कि इसको एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि लगभग 140 लाख करोड़ का जो बैंक का डिपॉजिट है, उसके सामने 100 लाख करोड़ का बैंक का डेट है, उसमें से 10 लाख करोड़ मॉरेटोरियम में है। और एनबीएफसीज मिला लें तो 3-4 लाख करोड़ और एनबीएफसीज के भी मॉरेटोरियम में है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग चुका पाएंगे अगर आप 31 अगस्त को निकाल देंगे ये फैसिलिटी। तो हमें लगता है कि ये रिस्ट्रक्चरिंग का अलाउंस आ जाएगा 31 अगस्त से पहले, और लोग फिर बैंक्स के पास जाके, और फिर आपके पास 90 दिन और 6 महीने की अवधि है रिस्ट्रक्चरिंग पूरा करने के लिए। तो लगता है कि ये जारी रहेगा ये इशू। बट ये बहुत अहम है कि जो मुश्किल में क्षेत्र हैं, इन सब को राहत दी जाए और इनको रिस्ट्रक्चरिंग लोन दिया जाए, एक पेमेंट मॉरेटोरियम भी दिया जाए जो क्षतिग्रस्त सेक्टर्स हैं, ताकि वो फिर से उठ पाए। जी ठीक है, यानी कि मॉरिटोरियम के साथ साथ रिस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ मॉरिटोरियम दरकार है। फिरोज अजीज साहब, थोड़ा सा पर्सनल फाइनेंस मोर्चे पर हमें बताएं। अब तो फिलहाल लगभग अगले 2 महीनों के लिए तो स्थिति सिनेरियो बिल्कुल साफ है। अब इकोनॉमिक लॉकडाउन जो है वो भी धीरे धीरे खुल रहा है, लोगों में कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। अब तक तो बंधे हुए थे इन्वेस्टमेंट को लेकर, और इस बीच तो फिक्स डिपॉजिट पे आप देख लीजिए तो इंटरेस्ट कम हो गया है, गोल्ड महंगा हो रहा है। अभी ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट के लिए इस वक्त एक आम आदमी के लिए ऑप्शंस क्या क्या हैं? देखिए, आई थिंक आपने सही फरमाया, ये बहुत दिलचस्प मोड है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट। डिपॉजिट रेट्स घट रही है। इंडियंस को ये सुविधा प्राप्त थी कि वो रिस्क लिए बगैर अच्छा खासा ब्याज कमा के महंगाई को मात दे रहे थे।
काफी सालों से। सो आई थिंक वो जाता नजर आ रहा है। सो एक इन्वेस्टर को पॉइंट वन ये है कि एक इन्वेस्टर को एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी कि ब्याज दरें घटेगी ताकि वो दूसरे मार्जिनली ज्यादा रिस्कियर एसेट्स में से अपनी ग्रोथ निकाल पाए। सो पॉइंट वन। सो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट जो हमारे इंडियंस के फेवरेट एसेट, वन ऑफ द फेवरेट एसेट माना जाता है, उसमें आपको गिरावट दिखेगी। टैक्स की भी आपको डिसएडवांटेज है। तो डेट फंड्स में ट्रांसफर करने की चाह रखनी चाहिए इन्वेस्टर को, उनको समझना चाहिए डेट म्यूचुअल फंड्स आर अ गुड रिप्लेसमेंट टू डेट दीज। पॉइंट वन। पॉइंट टू, गोल्ड एक बहुत अच्छा जरिया है अनसर्टन टाइम्स में एक रिटर्न कमाने का। तो गोल्ड ने रिटर्न्स दी है, स्पेशली इस मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई गवर्नर ने एलटीवी बढ़ा दी है, लोन टू वैल्यू। तो इतनी वैल्यू बढ़ जाए गोल्ड की और आपकी लोन लेने की क्षमता उस पर बढ़ जाए तो आपको ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज जितना पर ग्राम का लोन मिल जाएगा अगर 55,000 का दाम माना जाए। सो पॉइंट टू आई एम मेकिंग इज गोल्ड विल गेट मोर मोमेंटम डोमेस्टिकली। थर्ड, आई थिंक एक्विटीज का बहुत अच्छा फायदा होता है, ब्याज दरें घटती हैं तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में अगर देखें 3 से 4 साल अगर ऐसा ही ब्याज दर रहता है और घटता है तो आई थिंक एक्विटीज में वो सेम ओल्ड डेज ऑफ मेकिंग 14-15% वापस आने की अच्छी खासी गुंजाइश है। तो अच्छा मिक्स बनाना डेट, गोल्ड और एक्विटीज का, और रिस्क से इतना ना डरना कि आपकी जो ग्रोथ है वो खत्म सी हो जाए, इज इंपॉर्टेंट लर्निंग फॉर ऑल इन्वेस्टर्स। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हीरानंदानी साहब, जैसे हमने देखा ही है कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है वो 10 साल के लोवेस्ट लेवल पे हैं और बार बार हर किसी से आप पूछिए, और ये आज से नहीं है, ये पिछले 2-3 साल से है, किसी को भी पूछिए तो बोलते हैं कि भाई अभी प्रॉपर्टी में निवेश का बड़ा अच्छा मौका है और अब तो ऑल टाइम तो नहीं, 10 साल के लोवेस्ट रेट पर अगर इंटरेस्ट है तब तो और अच्छा मौका आपके पास है। लेकिन ग्राउंड पे जाइए तो फिर रियलिटी अलग नजर आती है। आप हमें थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को, एक्चुअल ग्राउंड की रियलिटी क्या है? क्या प्रॉपर्टी वाकई में ऑन ग्राउंड सस्ती है इस समय? डेफिनेटली भाव तो कम है ही और ऑप्शंस बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि आज की तारीख में अच्छे प्रॉपर्टीज रीजनेबल दाम में मिल रहे हैं जो पहले नहीं मिलते थे, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस पर मिल रहे हैं वो भी सब किस्म से पहले से बहुत अच्छे हैं। और तीसरी बात जो आपने कहा, ईएमआई और ब्याज जो कम हो गया है उससे जो फायदा लोगों को मिल रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है, इससे कभी नहीं था। ये 10 साल में तो नहीं था, पहले भी जो था वो 2 साल 3 साल के दरमियान थी था और फिर उसकी ब्याज बढ़ गई थी। तो मेरे अंदाज से ये फायदा लेने के लिए सब लोग नहीं ले सकते क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं है आज की तारीख में लेने में, और जो ले लेते हैं तो उनको कंटिन्यू होगा। और जैसे बगा साहब ने बताया कि एक अभी भी पॉसिबिलिटी है जहां ईएमआई कम हो सकती है, क्योंकि रेट का ट्रांसमिशन अब तक पूरा हुआ नहीं है। पार्टली एसबीआई ने किया है, एचडीएफसी ने किया है, लेकिन सब बैंकों ने नहीं किया। तो मेरे अंदाज से और भी स्कोप है कि और जो आप कंप्लीशन कर लेंगे, और इसको जो बेंचमार्क है, जैसे ईएमआई जैसे कम होगा ब्याज, ऑटोमेटिकली ईएमआई कम हो जाएंगे। इट इज लिंक टू द रेपो रेट, उनकी जो ब्याज है। तो मेरे अंदाज से ये बहुत ही अच्छा समय है जो आप घर खरीद सकते हैं और वो ईएमआई है। और मेरे अंदाज से आज ये फायदा लेने के लिए काफी लोग जो घर खरीदना चाहते हैं वो ले रहे हैं, वरना उनका ले रहे। तो आज भी तारीख में आप देखेंगे कि रेडी प्रॉपर्टीज में भी काफी लोग अब रुचि लेते हैं कि वो अब घर खरीदें और इसमें चेंजेस लेके आए। लेकिन ओवरऑल कहाँ तो ये प्रॉब्लम है कि उनके जॉब पर इनसिक्योरिटी रही है, तो इसलिए वो क्लोजर नहीं कर रहे। जैसे मेरे अंदाज से ये कोविड पीरियड पूरा हो जाएगा तो डिमांड फिर पिकअप हो जाएगा और ब्याज कम होने के कारण ये बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई है आज आरबीआई में, वो है लोन रिस्ट्रक्चरिंग रियल एस्टेट के लिए। तो मेरे अंदाज से ये होने के बाद काफी राहत मिल जाएगी रियल एस्टेट को, क्योंकि काफी लोगों को जो पेमेंट करनी थी, जो इंस्टॉलमेंट्स थे, डेवलपर्स फाइनेंस जो था, या मेरे अंदाज से इसको बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा। ये पहली बार 2008 में हुआ था
जब लीमन क्राइसिस हुआ था, तो मेरे अंदाज से जो केवी कामत साहब की जो कमिटी है उसको मोर और लेस उस डायरेक्शंस पर कर सकते हैं, या सेक्टर वाइज, जैसे बगा साहब ने कहा, सेक्टर वाइज एक अलग अलग रूल्स रेगुलेशन कर देंगे, या एक फ्लेक्सिबिलिटी देंगे कि अलग बैंकों को कैसे, कौन से सर्कमस्टेंसेस में क्या कंडीशंस के ऊपर वो राहत दें। लेकिन सबको राहत देने की आवश्यकता है, नहीं तो ये इंडस्ट्री में बहुत ही तकलीफ हो सकती है और बहुत ही ज्यादा एनपीए। हाँ, आई एम सॉरी सर, मैं टोक रहा हूं आपको। आपने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की, हम देख रहे हैं कि आरबीआई भी फ्लेक्सिबल है, हम देख रहे हैं कि ठीक है बैंक्स भी अब देंगे उसका फायदा ग्राहकों तक, जैसा आपने कहा कि आगे भी देंगे। ग्राहक भी फ्लेक्सिबल होने को तैयार है, लेकिन बिल्डर्स कब फ्लेक्सिबल होंगे सर? सब लोग ये कह रहे हैं कि बिल्डर्स रेट क्यों नहीं घटा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप भी अगर घटा देंगे तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। किसने बताया कि ब्लेक घटे नहीं है? आप जाके खरीदो, आप घर खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि भाव कम हुए हैं, लेकिन और कम नहीं हो सकते, क्योंकि इनकम टैक्स का जो कानून है वो आप 10% ऑफ रेडी रेकनर रेट या सर्कल रेट से कम नहीं ले सकते, नहीं तो आपको 35% बायर को और सेलर को एडिशनल टैक्स देना है। तो उससे ज्यादा तो कम होने का मुझे कोई मुमकिन नहीं दिख रहा। तो मेरे अंदाज से जो कम हुआ है वो काफी कम हो गया है, और आज की तारीख में आपको क्लोजर जल्दी से जल्दी खरीद के जो टर्म्स एंड कंडीशंस पर हैं वो करना चाहिए। ठीक है सर, चलिए अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज की आरबीआई पॉलिसी के बाद उसमें क्या कोई ऐसे हिडन एस्पेक्ट छुपे हुए हैं जिससे ये संकेत मिलता है कि हमारी इकोनॉमी के लिए बूस्टर्स जो हैं अभी भी बरकरार हैं। इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए अभी क्या क्या चीजें मार्केट में आरबीआई की तरफ से और ओवरऑल इकोनॉमी में कौन कौन से फैक्टर्स अभी मौजूद हैं जिनके बलबूते हम कह सकते हैं कि बूस्ट अप आगे इकोनॉमी होगी। इस पर करेंगे हम चर्चा, संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो आरबीआई पॉलिसी का हो चुका है ऐलान, और आगे आपको क्या करना है प्लान, इस पर कर रहे हैं हम चर्चा। हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। आपके जो भी सवाल हैं वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं और हम उनको पूछने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। फिलहाल बग्गा सर आपके पास फिर से आना चाहूंगा। एक लोन रीस्ट्रक्चरिंग की बात हुई थी, चलिए ठीक है, एक थोड़ा सा मौका आपको लगता है कि क्योंकि एमएसएमई सेक्टर जो है रोजगार से जुड़ा हुआ है, रोजगार अगर होगा लोगों के हाथ में पैसा आएगा, इकोनॉमी का चक्का फिर से घूमेगा। इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग का जो अभी एक स्पेस ओपन रखा है आरबीआई ने, वो कितना इंपॉर्टेंट आपको लगता है, वो कितना इंपॉर्टेंट और मददगार साबित हो पाएगा सर? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए बैंक का जो लोन है एमएसएमई को लगभग 10.5 लाख करोड़ है, और वो 10% गिर गया है, साल दर साल 10% नीचे आ गया है। तो ये जो सेगमेंट है वो बहुत त्रास्त है। और दूसरी बात है, आरबीआई ने 3 लाख करोड़ का जो एक स्पेशल पैकेज निकाला था, उसके तहत बैंक्स ने लगभग 1.5 लाख करोड़ का सैंक्शन किया है लोन, और 87,000 करोड़ का डिसबर्सल हुआ है 29 जुलाई तक। तो क्लियरली अभी 2.25 लाख करोड़ तक बैंक्स के पास हैं जो वो एमएसएमई को दे सकते हैं, जो बहुत उनको लाभ पहुंचाएंगे। बट उससे भी महत्वपूर्ण है कि जो भी एमएसएमई रीस्ट्रक्चरिंग के दायरे में था, स्टैंडर्ड एसेट था, बट बिजनेस बंद होने के कारण अब वो चुका नहीं पा रहे, उनको अगले मार्च तक रीस्ट्रक्चरिंग की आरबीआई ने मोहलत दी है। तो ये बहुत अच्छा है। हमें लगता है कि बैंक्स ये सारे लोन्स अगर इनको रीस्ट्रक्चर करके इनको राहत पहुंचाएं, क्योंकि इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट है वो एमएसएमई के जरिए ही आती है, और सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त, सबसे ज्यादा नुकसान इसी सेक्टर को हुआ है। स्टेइंग पावर भी इनकी कम है। एक आंकड़ा देना चाहूंगा दीपक जी, अगर 2 साल का आप रिटर्न्स देखें तो निफ्टी ने 2 साल में 5% रिटर्न दिया, मिड कैप शेयर -26%, स्मॉल कैप -47%, और ये लिस्टेड स्पेस है। एमएसएमई ज्यादातर जो है हमारे अनलिस्टेड में है, उनका अब सोचिए क्या उनका हालत चल रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि पैंडेमिक से पहले वो बहुत अच्छी स्थिति में थे,
अब बहुत जरूरी हो जाता है ये जो 3 लाख करोड़ आरबीआई ने दिया है वो पहले उन तक पहुंचाया जाए, दूसरा उनके जो लोन्स हैं वो रिस्ट्रक्चर किए जाए। जी दीपक जी। ठीक है सर, ऑल राइट। यानी कि एमएसएमई के लिए जो आरबीआई ने कदम उठाए, सरकार ने कदम उठाए, जैसा कि सर ने बताया कि पैंडेमिक से पहले भी बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं थी, ऐसे में जो कहा जा रहा है आजकल आपदा में अवसर, वो साबित हो सकता है, बशर्ते फोकस्ड होकर एमएसएमई के लिए काम किया जाए, जिसकी ओर आगे बढ़ भी रही है सरकार। बहरहाल प्रॉपर्टी की बात चल रही थी, फिरोज अजीज साहब, प्रॉपर्टी पे काफी लंबी बात भी हुई। अभी क्या लगता है सर आपको, प्रॉपर्टी में निवेश कैसा रहेगा? आई थिंक प्रॉपर्टी में निवेश, ऑफकोर्स हीरानंदानी साहब ने कहा कि प्राइस घटने की गुंजाइश कम है क्योंकि सर्कल रेट ज्यादा है, बट आई थिंक फ्रॉम एन अफोर्डेबिलिटी स्टैंड पॉइंट अभी भी प्रॉपर्टी में गुंजाइश है। ऑफकोर्स सर्कल रेट रीविजिट होने की संभावना है। तो मेरे हिसाब से अगर किसी ने घर खरीदना है कंजम्पशन की वजह से, तो उनको तो आप खरीदना ही चाहिए, क्योंकि कंजम्पशन वाले लोग लोन भी लेते हैं। इन्वेस्टर जो होता है वो अपनी कैपिटल लगाता है। तो कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छा समय है, घर ढूंढना, ऑप्शन ज्यादा है, ऑफर्स ज्यादा है, तो बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट का पहलू देखें तो रियल एस्टेट में मेरे हिसाब से अभी भी गुंजाइश है इन्वेस्टर को वेट करने की, बट कंजम्पशन के लिए इट्स थम्स अप परफेक्टली। अब क्या है कि रियल एस्टेट में एक पैराडाइम शिफ्ट भी होगा। वर्क फ्रॉम होम जो हो रहा है उससे कमर्शियल्स की जो वैल्यू है, कमर्शियल रियल एस्टेट की वैल्यू है, उसमें एक चेक रहेगा। रेसिडेंशियल होम्स की थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि अगर इंसान घर से काम कर रहा है तो उसको एक बड़ा स्पेस चाहिए होगा, एक सेपरेट रूम चाहिए होगी। तो आई थिंक रेसिडेंशियल के लिए अच्छी खबर है पैंडेमिक। तो पॉइंट 1, इन्वेस्टमेंट के तौर से आपको वेट करना चाहिए, कंजम्पशन के तौर से आपको इमीडिएटली खरीदना चाहिए, और ब्याज भी कम हो रहा है, और टैक्स की बहुत रियायतें मिली हैं लास्ट साल भर में। टैक्स की जो एफिशिएंसी है लोन लेने की, तो इफेक्टिव रेट्स 3-4% से ज्यादा नहीं होते अफोर्डेबल होम्स के लिए। सो आई थिंक अफोर्डेबल होम्स, कंजम्पशन, अ बिग बाय फॉर द रेसिडेंशियल स्पेस। ऑल राइट सर। हीरानंदानी सर, ओवरऑल अगर रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो अभी थोड़ा सा उसमें लोन्स वगैरह की अभी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी बैंक भी थोड़ा झिझक रहे हैं, आम आदमी भी थोड़ा झिझक रहा है, और हम देख रहे हैं कि ये जग जाहिर है कि जो बड़े डिफॉल्ट्स हैं वो रियल एस्टेट से ही हो रहे हैं, बैंक्स में भी। अभी क्या लगता है सर आपको, कितना समय और लगेगा ओवरऑल रियल एस्टेट के उभरने में? मेन मुख्य जो बात है वो एक्चुअली शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स काफी लंबी चौड़ी है। हमने जब अक्टूबर में हमने मांगे की थी वित्त मंत्री से, गवर्नर साहब से, तभी ये बात चली थी कि लगभग हमें 25,000 करोड़ की आवश्यकता है। लास्ट दिवाली की बात है कि हमें 25,000 करोड़ हो जाएंगे तो जितने भी प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं उनको एक राहत मिल जाएगी, लास्ट माइल फंडिंग हो जाएगी। तो उन्होंने सैंक्शन कर दी और एक स्वामी फंड बनाया गया जहां 25,000 करोड़, जिसमें 10,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूशन दे दी। आज की तारीख में जब हम रिव्यू कर रहे हैं, या 8 महीने के बाद जब हमने रिव्यू किया, तो हमने देखा कि लगभग कोविड के साथ और जो बाकी के प्रॉब्लम पड़े हैं, हमें लगभग 1,50,000 करोड़ की लास्ट माइल फंडिंग की जरूरत है, जो हमें आरबीआई की कोई जरूरत नहीं है, या कोई गवर्नमेंट की कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो पद पर हमने स्वामी फंड दिया था, बनाया था, वैसे ही और फंड्स की आवश्यकता है कि हमें 5 और 25,000 करोड़ के फंड्स बन जाएं, और वो काफी बैंक्स तैयार है, बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तैयार है। हमारी बात एचडीएफसी से हुई, कोटक बैंक से हुई, आईसीआई से हुई, वो भी तैयार है कि ये लास्ट माइल फंडिंग करें तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दे। तो हम ये अपेक्षा रखते हैं रियल एस्टेट के द्वारा के तरफ से कि हम ये और भी फंड इनको दे दें, तो जितने भी लॉकअप प्रोजेक्ट देश भर में है, एनसीआर में है, मुंबई रीजन में है, और भी जितने सेकेंड टियर सिटीज में है और काफी है, तो उनको ये लास्ट माइल फंडिंग मिल जाए तो मेरे अंदाज से रियल एस्टेट सेक्टर को ये राहत मिलने से बहुत ही फर्क पड़ जाएगा। क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो आज की तारीख में है वो एनपीए बन गए हैं, तो बैंक और फंड कर ही नहीं सकते, उनको ये प्रोहिबिशन है कि जो एनपीए प्रोजेक्ट्स हैं उनको और फंडिंग नहीं करें।
तो मेरे अंदाज से ये और जो हमने मांगे की हैं कि वो भी हम एक उम्मीद रखते हैं कि ये जल्दी सैंक्शन हो जाए तो और भी फंड मिल जाए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तैयार है हमें मदद करने के लिए। चलिए बग्गा सर 10 सेकंड में आपसे आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि अभी तो आरबीआई खुद कह रहा है नेगेटिव ग्रोथ का अनुमान अभी आगे जाहिर की जा रही है। ओवरऑल रिवाइवल कंप्लीट कब आपका अनुमान, कितने वक्त और लगेगा अभी इकोनॉमी को रिवाइव करने में? देखिए इस साल 6 से 9% नेगेटिव ग्रोथ रहेगा, अगले साल 8 से 10% पॉजिटिव रहेगा। तो 2022 में जाके हम 2019 के नंबर ले पाएंगे, 2 साल लग जाएंगे। 2 साल के आसपास अभी लगेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय बग्गा सर वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ बातचीत के लिए। फिरोज अजीज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आरबीआई पॉलिसी का ऐलान हो गया है। आपको किस तरह की प्लानिंग करनी है, इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है, आगे क्या कुछ रहेगी, रोड मैप कैसा हो, तैयारी क्या हो, ये हमने आज आपको बताया। उम्मीद है आपका आज का शो आपके काम आएगा। फिलहाल हमें इजाजत दें, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।